नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और मेरे सभी भाई बहन, मेरे सभी छोटे बड़े नमूने एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद होंगे। जिन्हें वो मेरे शेर और मेरी शेरनियाँ, जिन्हें बस अगर मैं ऑप्शन दे दूँ तो किसी भी एलियनों की भी समस्या का आप हल निकाल सकते हैं, ऐसी क्षमता रखने वाले मेरे सभी शेर और शेरनियाँ एकदम बेहतर, लाजवाब, शानदार होंगे। बताओ। और दूसरी चीज, आज मुझे ये बात बताओ कि क्या तुम सभी ने शनिवार और रविवार का दिन रिवीजन के साथ गुजारा? यस और नो। शनिवार और रविवार का दिन क्या तुम सभी ने रिवीजन में गुजारा? बिल्कुल ईमानदारी से हाँ और ना का जवाब देना है। देखो, ना कहोगे ना तब भी तुम्हें फायदा मिलेगा। कम से कम तुम्हारी अंतरात्मा तो तुमसे कहेगी कि यार मुझे ना कहना पड़ता है वहां। और झूठी ना कहोगे तो भैया फिर तो मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है भाई। फिर तो ये मान लो कि जो आदमी सो रहा है मैं उसे जगा सकता हूँ। अब जो जगह है वो जगह ही है। अब जो सोने का नाटक कर रहा है मैं कैसे जगाऊं उसे? भैया वो नहीं जगने का। चलिए, तो अधिकतम अधिकतम अभी तो यस में उत्तर आ रहा है। देखो भाई, नो वालों, सीधी बात, नो बकवास। बुरा मानो मान जाना, हो सकता है आज बुरा मान जाओ, कल फायदा मिलेगा। अभी तुम सिलेक्शन से दूर हो। अगर जब सेलेक्ट ना हो और किसी से कारण पूछो तो अभी जो तुम नो लिख रहे हो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दीवार पे टांग लो। ये सबसे बड़ा कारण बनेगा तुम्हारे सेलेक्ट ना होने का, कि तुम साथ उम्मीद कर रहे हो कि मैं पहले पढ़ के गठरी बांध लेता हूं नोट्स की और फिर मैं सर आइंस्टीन की तरह अपना दिमाग ले लूंगा, या आइंस्टाइन साहब से या स्वामी विवेकानंद जी से अपना दिमाग मांग लूंगा और उधार लेके 4 दिन में याद करके दिमाग लौटा दूंगा। ठीक है भैया, मेरे ऊपर तो बिल्कुल ये गठरी मत फोड़ देना पेपर से बाहर निकलते समय कि मास्टर ने ठीक नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सारे सबके स्क्रीनशॉट लेता रहता हूँ। और जिसने भी मुझसे कहा तुरंत ले जाके रख दूंगा। देख भैया, यहाँ बच्चे मुझसे मना करते थे कि रिवीजन नहीं किया, तो आप किसी भी बच्चे से पूछ के देखो, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ। फिजिक्स में आपको एग्जाम में कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझसे मत पूछो यार, जितने बच्चों ने आपने एग्जाम दिया है उनसे पूछ लो। तुमने भी ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा, अब तो तुम्हें भी मुझ पर भरोसा हो गया होगा। मेरी तरफ से कंटेंट में कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ एक कमी है, तो वो यही है कि महाराज जी आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी मैं तो कह सकता हूं आप जानो आपका काम जाने। तो आज हम एक बड़े ही लाजवाब से टॉपिक पर चलेंगे, एक बड़े ही शानदार से टॉपिक पर चलेंगे। और समझिए वो टॉपिक क्या है। देखो, एक बात मैं आपसे पूछता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पाइप है और पाइप में बह रहा है पानी। ये बह रहा है पाइप में पानी, बड़े आराम से बह रहा है। मतलब ये पाइप आगे तक है, बहुत पीछे से आ रही है। और पानी बह रहा है समरसीबल का, बड़े हैवी प्रेशर पे, खतरनाक प्रेशर पे। ये मान लो समरसीबल में यहां से पानी बह रहा है ऐसे। ये समरसीबल में फिक्स है यहां से पाइप, और पानी ऐसे बह के आगे जा रहा है, झमाझम 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 झमाझम। और तुमने आके पाइप को ऐसे दबा दिया, बड़े भयंकर तरीके से ऐसे दबा दिया। अब दबा कैसे भी सकते हो, हाथ से दबा दो, चाहे इस पे गाड़ी का टायर चढ़ा दो, चाहे भैंस को खड़ी कर दो, हाथी को खड़ा कर दो, कैसे भी। और भैया पाइप जो है यहां से खुल नहीं सकती। तो क्या होगा बताओ? अय्या जी, अगर पानी पूरा पीछे से आता और तुम यहां से इसको दबाता और पाइप अगर नहीं खुल सकता तो पानी तो कहीं ना कहीं जाने को मांगता। और पाइप क्या करता? पाइप फट जाता और उसमें से पानी बाहर निकल जाता। अय्या जी, क्या हम सही कहता? तो अगर आप एक हाई प्रेशर की पाइप में उसको दबा लोगे तो भाई पानी को तो कहीं ना कहीं से निकलने की जगह चाहिए। वो पाइप को फाड़ देगा और फाड़ के बाहर निकल जाएगा। बताओ जरा किस किस को ये बात समझ में आ गई? बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू भाई उन सभी साथियों का। वेरी गुड। पाइप फट जाएगी और भैया पानी बाहर निकल जाएगा। आ जाइए अब यहां पर ये समझिए कि जो समरसिबल है ये है एक बैटरी, और जो पाइप है ये है कोई तार, ये है कोई वायर, और जो पानी की धारा है ना, इसे समझो आप विद्युत की धारा। जो करंट है ना, इसे समझो आप इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो किसी तार में एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जो कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है।
और इस तार में देखिए विद्युत धारा का मतलब क्या है? विद्युत धारा का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का बहना। अरे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, आवेश चल रहा है, वही तो विद्युत धारा है। मैं किसी भी तरह से इन इलेक्ट्रॉनों को आगे ना बढ़ने दूं। अब इलेक्ट्रॉनों को आगे ना बढ़ने देने का क्या तरीका हो सकता है एक तार में? भैया तार को तो तुम दबा नहीं दोगे कि तार को दबा दूंगा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, नहीं। तार में अगर आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन आगे ना बढ़े तो तुम उसके प्रतिरोध को बढ़ा दो, तार के रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दो, उसके प्रतिरोध को, उसके रेजिस्टेंस को क्या कर दो? उच्च कर दो, हाई कर दो। ऐसा करते ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे नहीं। अब सुनो, यहां से लगातार इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई हो रही है और यहां से इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे, तो क्या होगा? जैसे ऐसे समझ लो जैसे बिल्कुल पाइप पे हाई प्रेशर आ गया है, तार पे भी हाई प्रेशर आएगा और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। देखो भैया, इलेक्ट्रॉनों का चलना एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ऐसे मान लो कि यहां से दबा दब धक्का लग रहा है इलेक्ट्रॉनों को, बढ़ रहे आगे बढ़। अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं रहे तो क्या करेंगे बेचारे? ऐसे समझो, देखो जैसे ये मान लो तार है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक अच्छा तार है जो इलेक्ट्रॉनों को अलाउ कर रहा है बहना, तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से जाएगा। लेकिन अगर ये तार कह दे ना इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दूंगा, तो ये यहीं रगड़ेगा, ऐसे ऐसे रगड़ेगा ऐसे। अरे तुम देख लो ना एक बार अपने हाथ को, ऐसे एक बार यहां रगड़ के तो देखो, तुम जितनी भी एनर्जी पीछे से लगा रहे हो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सब हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारा हाथ गर्म होने लगेगा। सुनो, जब कोई ऊर्जा वैसे इस्तेमाल ना हो जैसे उसको होना चाहिए, तो वो बदलेगी हीट में, ऊष्मा में। तुम बाइक के टायर, बाइक चला रहे हो, एक साथ से ब्रेक मार दो खींच के, तो जितनी सारी एनर्जी है किस में लगेगी? उसके रुकने में, और टायर देखो क्या भभक के गर्म हो जाएगा। तो जब कोई एनर्जी जिस तरीके से इस्तेमाल होनी थी वैसे अगर नहीं हो पाई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में होगी, उसमें ऊर्जा में होगी। तो जितनी भी पीछे से एनर्जी आ रही है वो सब किसके रूप में बदल जाएगी? ऊष्मा के रूप में बदल जाएगी, हीट के रूप में बदल जाएगी। और भैया जी ये तार आपका क्या होने लगेगा? आसपास से गर्म होना शुरू कर देगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई ऐसा तार जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब तुम कहोगे यार ये तो भैया नुकसान हो गया। ना लल्ला ना, इसका बड़ा फायदा है। कहाँ है? पानी गर्म करने की रॉड के रूप में। देखिए कुछ जगहों पर हम चाहते भी ऐसा हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा तुम दो, वो सारी की सारी ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाए, वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाए। पानी गर्म करने की रॉड है, तुम उसमें खुद से चाहते हो कि जितनी सारी विद्युत ऊर्जा है गर्मी में कन्वर्ट हो जाए। इस्त्री में तुम ऐसा ही चाहते हो। भाई मूर्खो, इस्त्री का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, आयरन, आयरन प्रेस। तो प्रेस में भी तुम चाहते हो कि वो गर्म हो जाए। उसके अलावा तीसरी चीज, और जैसे बहुत सारी चीजें आती है, जैसे टोस्टर हो गया, कभी शायद आपने ना भी देखा हो। हीटर हो गया अपना, अरे कोई सा भी हीटर यार, चीनी मिट्टी की उस पर लगी हुई है गूंज, दे दी तुमने इलेक्ट्रिसिटी, बका भग जल रहा है। रोटी सेको, चाय बनाओ, दाल गर्म करो, हाथ सेको, कुछ भी सेको। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं? मतलब इनकी आत्मा क्या है? आत्मा है उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस। बोलो यस और नो। आत्मा क्या है? आत्मा है इसकी हाई रेजिस्टेंस। बोलो यस और नो। जल्दी बताओ जल्दी, आपने कितने एग्जाम क्रैक किए हैं? भाई मैंने 2019 में मेरा सिलेक्शन एएलपी में हुआ था। उसके अलावा बाद में एनडीएमसी का मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया जिसमें ऑल इंडिया 3 पोस्ट थी और मैं उसमें फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हुआ। 3 स्टेज का वो एग्ज़ाम था। उसके अलावा एचएएल को क्रैक किया था। उसके अलावा आपका यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम जो होता है उसका भी प्री क्वालिफाई किया था। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का प्री क्वालिफाई था। उसके अलावा बहुत सारी परीक्षाओं के प्री क्वालिफाई थे, लेकिन फाइनली आज मैं इसमें सेलेक्ट हुआ था जिसमें हूँ, है ना। तो हाँ देखो दीदी ने क्या बात बताई है, हेयर जो वो होता है स्ट्रेनर, यानी बालों को सीधा करने वाला। हरीश बाबू तुमने कभी देखा है
एक पट्टी सी होती है और उसमें दीदी लोग बालों को पकड़ के ऐसे सूंध देती हैं, बिल्कुल बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही हीट कन्वर्ट करता है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझसे और तुमसे अछूती रह गई। भाई लड़कों तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, चलिए खैर दीदी लोग अच्छे से जानती हैं। तो आत्मा क्या है कि जब किसी विद्युत धारा को उच्च प्रतिरोध के तार से गुजारोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, देखिए लड़कों, गुड़िया देखो, हमने विद्युत धारा को किस में बदल दिया, ऊष्मा में बदल दिया। हमने इलेक्ट्रिक करंट को किस में बदल दिया, हीट में। इसलिए इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जहां पर हम करंट से क्या बना रहे होते हैं, हीट बना रहे होते हैं। ठीक भैया, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा ऊष्मा में बदल जाती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, तो एक वैज्ञानिक हैं जूल साहब, जिनके नाम पर ऊष्मा का मात्रक क्या है, जूल। बोलो क्लियर। अरे तुम कैसी बात करते हो यार, एक कह रहा है माँ कसम इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। ए माता जी को बीच में मतलब यार, मतलब ऐसे कह लो कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे माता जी की कसम कभी नहीं लेनी, आगे से याद रखना है ना। बोलो बोलो जल्दी, क्लियर है इतना कि हाँ जी भैया, अगर उच्च प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा ऊष्मा में बदलेगी तो इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और इसका खोज किसने किया, जूल ने। करम सेन, गुरुजी सेल क्यों नहीं होता, तुम सुन थोड़ी रहे थे मेरी बात, तुम तो मुझे चटकनी लगाने की सलाह दे रहे थे, है ना। अब तुम जब मैं समझा रहा हूं तब चटकनी लगाने की सलाह दोगे, तब तो ऐसे ही सवाल उठेंगे। देखिए, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि वहां क्यों नहीं होता, यहाँ क्यों नहीं होता, तो महाराज जी उच्च प्रतिरोध की बात को कहाँ भूल गए। शेल का प्रतिरोध उच्च नहीं होता है। ऐसे तो एक सिल्वर का तार है, सिल्वर के तार में कभी भी ऊष्मा गर्मी में नहीं बदलेगी, वो सॉरी धारा गर्मी में नहीं बदलेगी। तुम समझो ना यार, उसका प्रतिरोध उच्च है नहीं, वो तो बना ही इलेक्ट्रॉनों को बहाने के लिए है, वो रोकने के लिए नहीं बना। जो तार रोकने के लिए बना है उसमें गर्मी पैदा होगी, जो तार बहाने के लिए बना है उसमें गर्मी पैदा नहीं होगी। मैं पानी गर्म करने की रॉड को तांबे की नहीं बनाता हूँ, मैं चांदी की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनमें गर्मी पैदा ही नहीं होगी। मैं अलग धातुओं की बनाता हूँ। कौन कौन सी धातुएं आती हैं आपकी, टंगस्टन हो गई, नाइक्रोम हो गई, उसके बाद लेड और टिन का मिश्रण हो गया। ये सारी वो धातुएं हैं जिनका प्रतिरोध उच्च होता है। एक एक करके समझेंगे चीजों को, है ना। चलिए आगे चलें। अब भैया एक आदमी ने मुझसे कहा कि यार भैया एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे कहने पे एक ऐसा तार लिया जिसका प्रतिरोध उच्च था और उसको विद्युत धारा में लगाया और पानी में डाल दिया। यार उसने तो पानी इतना गर्म किया, मेरी तो प्लास्टिक की बाल्टी भी पिघल गई। तो कम से कम हमें यह पता होना चाहिए कि विद्युत धारा, वो जो ऊष्मा बदल रही है, वो किस किस चीज पर निर्भर करती है, ताकि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, ताकि मैं उसे नियंत्रित कर सकूं। तो आओ जरा देखो एक बार कि जो उत्पन्न ऊष्मा है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है। देखो मेरे दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ा, है कि नहीं। और ये वर्क और एनर्जी अगर हो जाए, अगर यूटिलाइज हो जाए, यूटिलाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएं, तो मैं कहूंगा कि उसने वर्क कर दिया, यानी उसके पास ऊर्जा थी। और भैया अगर यही इस्तेमाल नहीं हो रहे तो यही तो ऊष्मा में बदल रही है, यही तो हीट में बदल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं ना, पीछे से बैटरी से धक्का लग रहा है, धक्का का मतलब उन्हें एनर्जी मिल रही है, और ये एनर्जी अगर यूटिलाइज ना हो तो यही ऊष्मा में बदल जाएगी। तो मालिक अगर एक ऐसा तार लोगे जिसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से बह सके, तब तो उसमें कहोगे कि कार्य या ऊर्जा है। और एक ऐसा तार ले लिया जिसमें कार्य या ऊर्जा इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो फिर उसमें एक किसमें बदल जाएगा, ऊष्मा में बदल जाएगा, हीट में बदल जाएगा। यानी कि जो हीट के फार्मूले हैं वो सारे के सारे इनके जैसे होंगे, सारे के सारे इनके जैसे होंगे। कैसे, देखो वर्क और एनर्जी के फॉर्मूले क्या थे। एक फार्मूला था I² RT, एक फार्मूला था V² RT, और एक फार्मूला था विटामिन। तो उस तार के लिए यही हीट के फॉर्मूले हो जाएंगे जिस तार में विद्युत ऊर्जा का उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप कह लो कि ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। बोलो भैया क्लियर हुआ। फटाफट से एक बार थम्स अप करो कि जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। तो यही तीन फॉर्मूले किसके लिए हो जाएंगे, यही तीन फॉर्मूले आपके
ऊष्मा के लिए हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, लिखिए। आप लिखोगे कि कार्य या ऊर्जा ही, ये पीडीएफ में लिखा नहीं है, लिख लो कि कार्य या ऊर्जा ही ऊष्मा में बदल जाता है, ही ऊष्मा में बदल जाता है। यानी कि वर्क या एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट। और कब कन्वर्ट हो जाता है हीट में? जब हाई रेजिस्टेंस हो, जब उच्च प्रतिरोध हो। ठीक है भाई, चलिएगा। तो अब ये मत कहना कोई महानुभाव आके, भैया ये और ये एक ही है। अरे नहीं लल्ला, नहीं, ये तब के लिए हैं जब किसी तार में इस्तेमाल हो गया, और ये तब के लिए हैं कि जब वेस्ट हो गया, और वेस्टेज हमें चाहिए। यहां पर वेस्टेज को ऐसा नहीं कहोगे गंदी चीज है, यहां पर वेस्टेज अच्छी चीज है। वेस्टेज का मतलब जनरेटेड हीट, उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर तुमसे ये कह दे कि भैया किसी तार में एक क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन कि किसी तार के लिए अगर प्रतिरोध और समय नियत हैं, कांस्टेंट हैं, तो विद्युत ऊष्मा जो है उसका संबंध धारा से कैसा होता है? 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक सेकेंड, 1/i, और यहां पे देगा 1/i का स्क्वायर। बताओ कौन सा उत्तर सही होगा? फटाफट से थम्स अप करो। लगा लो भाई, ऋषिकेश भाई लगा लो, कोई इशू नहीं है, लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे भैया H बराबर आई स्क्वायर। भाई क्यों कह रहे हो, क्यों लल्ला? तुम यहां से कह रहे हो यार एच आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस सूत्र से तो चलो तुम्हें ऐसा लग गया कि H के सामने आई स्क्वायर है। भैया इसमें H के सामने आई भी तो है, तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन क्यों ना ठीक होगा? बताओ क्यों भाई? जो बी उत्तर कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग बी उत्तर कर रहे हैं, तो वो ए को क्यों नहीं मान रहे? भाई चलो इसके हिसाब से बी है, तो इसके हिसाब से तो ए होना चाहिए, तो तुमने बी ही क्यों चुना? बोलो यस और नो, या तो मुझे उत्तर बताओ कि इसलिए चुना, नहीं तो फिर मुझसे पूछो इसलिए चुना। भैया जिन्होंने 1 जनवरी को बैच लिया है या बाद में लिया है, क्या तरीका हो सकता है कंप्लीट करने का? आप ही सोचो जरा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें खुद बुद्धि लगानी पड़ती है। क्या तरीका हो सकता है आप बताओ? पीछे से सारी क्लासेस लो, ज़्यादा क्लासेस लो, बस। हाँ बहुत बढ़िया, ये मान लो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अगर तुम इस स्तर पे सोच रहे हो ना, तब तो आधा काम खत्म है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कुछ तो कह रहे हैं कि तुम बता दो, तुम बता दो। तुम हमेशा मुझसे ही पूछते रहना, तुम हमेशा मुझसे ही पूछते रहना, ठीक है? जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना और शादी हो जाएगी, उस दिन मुझे नहीं पूछोगे। आज तुम सब चीज़ मुझसे ही पूछते रहो। वह भैया बाकी लोग भी तो यार उत्तर कर रहे हैं। कम से कम 60% लोगों ने क्या शानदार उत्तर किया है। मजा आ गया यार, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी तुमसे। बाकी 30-40% तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। भाई मुझसे ही पूछोगे सब कुछ। भाई सुनो, देखिए मेरे भाई, इस सवाल में 3 चीजें हैं। IRT, इस सवाल में 3 चीजें हैं। VRT, इस सवाल में 3 चीजें हैं। VIT। आपसे धारा के बारे में कौन से सवाल से पूछ सकता है? भाई यहां से पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है, इसमें तो धारा है ही नहीं यार। तो अगर तुम्हें R और T नियत दे दे, वो दिए हैं मैंने सवाल में कि R और T नियत दे दे, भैया तुम तभी ये बात कह सकते हो कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तभी कह सकते हो जब ये दोनों नियत हो। नियत का मतलब कांस्टेंट हो, कि ये ना बदलें। और इसमें तुम H सीधा अनुक्रमानुपाती I अगर कहना चाहते हो तो कंडीशन रहेगी कि भैया V और T नियत होंगे। तो अगर V और T नियत हैं, अगर वोल्टेज और टाइम कांस्टेंट है,
तो तुम ये सूत्र लगाओगे। अगर आर और टी कांस्टेंट हैं तो ये सूत्र लगाओगे। अब सुनो, ये केवल आई के लिए नहीं कहेगा, वो वी के लिए भी कह सकता है। जैसे अब वी के लिए एक सवाल बना रहा हूं, सभी अच्छा उत्तर करना। मान लो मैंने कहा कि अगर आर और टी कांस्टेंट हैं यानी कि नियत हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आर और टी कांस्टेंट हैं, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 3 या एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब बताओ, बुद्धि खोल के जो चीज सवाल में दे रखी हो उसके बारे में भी सोचना थोड़ा। हाँ जी, देखो अब मुझे ऊष्मा के जितने भी सारे सूत्र हैं भाई, उसमें मेरे से पूछ रहा है कि एच और वी का रिलेशन बताओ। तो एच और वी का रिलेशन इसमें और इसमें मिलता है, इसमें तो मिलता ही नहीं है। अब देखो, अगर तुम कहना चाह रहे हो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो ये दोनों नियत होने चाहिए, ये दोनों नियत हैं, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर तुम ये कहना चाहते हो कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो आपको आई और टी को नियत करना पड़ेगा, जो कि सवाल में है ही नहीं। तो भैया जी इसको बड़े अच्छे से समझ लो, बुद्धि में उतारो। अब ऐसे एक एक चीज को, हर चीज को लिखवाया नहीं जा सकता है, ठीक है। हिंदी में बताओ भैया, हिंदी चल रही है भैया, ये कोई अंग्रेजी नहीं है। चलो इस बात को लिख लो अच्छे से, है ना, जो तुमने लिखा। कैसे कि भैया जी 3 फार्मूला, एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी, एच बराबर विटामिन। तो इसमें अगर आप आर और टी को कांस्टेंट कह दोगे तो भैया जी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। और अगर आप आर और टी कांस्टेंट कर दिया, अगर इसमें आप वी और टी को कांस्टेंट कर दोगे, वी और टी को कांस्टेंट का मतलब नियत, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। ये तो हमने आई के लिए देख लिया। आगे आ जाओ वी के लिए। वी के लिए देखो भैया, वी और वी तो इसमें है, तो अगर आपने आर और टी कांस्टेंट कर दिया, आर और टी कांस्टेंट कर दिया, तो आर और टी कांस्टेंट करने से एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। और अगर आपने आई और टी को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, चलो इसको साफ से लिख देता हूं कांस्टेंट को, है ना। अगर आपने इसको कांस्टेंट कर दिया तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, ठीक है। अब वैसे तो आई और वी के साथ ही पूछेगा, आर के साथ तो नहीं पूछेगा। पूछ ले तो भी क्या है, पूछ ले भाई आर किस किस में है, इसमें है और इसमें है, तो आई और टी को कांस्टेंट कर दो। अगर तुमने आई और टी को कांस्टेंट किया तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। और अगर तुमने वी और टी को कांस्टेंट किया, अगर वी और टी को कांस्टेंट किया तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो अंधा रट्टा ये नहीं मानना कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, नहीं लल्ला नहीं, वो कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और इनवर्सली भी है, सीधा अनुक्रमानुपाती भी है और व्युत्क्रमानुपाती भी है, ठीक है ना। तो ये रट्टा नहीं मारोगे कि एच सीधा अनुक्रमानुपाती आई स्क्वायर, ना लल्ला ना, आई स्क्वायर के भी हो सकता है, आई के भी हो सकता है। देख भाई, ये तो डिपेंड करेगा क्या तू कांस्टेंट करके चल रहा है, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे। हाँ जी भैया, हाँ जी, मुझे बढ़िया बात समझ में आ गई है। अब देखो यहां से सवाल कैसे बनेगा, तुम सोच रहे होगे चलो ठीक है कि ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन यहां से सवाल कैसे बनेगा। तो देखिए सवाल तो एक तो जैसे मैं लिख रहा हूं सीधा सीधा वैसे बन जाएगा। उसके अलावा दूसरा सवाल सुनो, ऐसे ही समझा देता हूं, वहां क्वेश्चंस में समझ आ जाएगा। वो सवाल देगा, देखो एक तो जैसे मैंने आपको बताया सीधे ऑप्शन वाले सवाल, एक वो सवाल देगा कि बताइए अगर किसी तार में आर और टी प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए, अगर इनको कांस्टेंट रखा जाए और
धारा को 2 गुना कर दूंगा, धारा को कर देगा मान लो 2 टाइम्स, ठीक। फिर पूछेगा ऊष्मा हीट कितने गुनी हो जाएगी। ऑप्शन देगा 4, ऑप्शन देगा 2 गुनी, 4 गुनी, 16 गुनी और 3 गुनी। बताओ कितने गुनी हो जाएगी। अगर आप आर और टी को कांस्टेंट कर दें और धारा को 2 गुना कर दें तो ऊष्मा कितने गुना हो जाएगी। देखो सुनो, अब आर और टी को नियत कर रहे हो, इनको नियत कर रहे हो, तो कौन सा रिलेशन लगेगा, यही लगेगा। अब इसको 2 गुना करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो भैया सीधा सीधा उत्तर है 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो एक अगला सवाल, इसका उत्तर और सही सही करके दिखाना जैसे तुमने इसका सही सही किया। देखो एक और क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कहता है कि अगर आई और टी को नियत कर दूं, कांस्टेंट को नियत कर दूं और वोल्टेज को 2 गुना करूं तो हीट ऊष्मा कितने गुनी हो जाएगी। चलो यही ऑप्शन है, ए 2 गुनी, बी 4 गुनी, सी 8 गुनी, डी 16 गुनी। बताइए कितने गुनी हो जाएगी। यदि आई और टी को नियत कर दे, वी को 2 गुना कर दे तो ऊष्मा कितने गुनी हो जाएगी। बाय वाह, बाय वाह, तुमने जो ये उत्तर किया है ना, ये मान लो कि आज तो तुमने वाकई दिल जीत लिया। जितना तुमने शुरुआत में दिल तोड़ा था ना रिवीजन का कह के कि रिवीजन नहीं किया, उतना ही दिल तुमने जीत लिया। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो तुम सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तुम कहोगे कि देखो सुनो, अगर आई वी और टी के बारे में बात करता है तो मेरे पास यही एक फॉर्मूला बचेगा, आई और टी को कांस्टेंट कर दिया, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इसको 2 गुना करेगा तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, खत्म कहानी। ऐसे ही किया है ना, कुछ अभी भी 4 के पीछे पड़े हैं जबरदस्ती। अबे भैया सुनो तो सही, देखो यार, जब तक जो तुम्हारे दिमाग में भरा है उसके सहारे सवाल करोगे तो गलत ही होंगे। तुम्हें लगता है कि ये सवाल इतने आसान है कि तुम मोटा माटी कर लोगे, गहराई में चलना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि यार क्यों गलत होते थे पहले ये सवाल, लेकिन आज समझ में आ रहा होगा कि कैसे सही हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको रियली समझ में आएगा कि भाई कैसे गहराई में जाके इन सवालों को सही किया जा सकता है। ठीक है ना, चलो सर डाईग्राम से पढ़ाओ। ओ भैया मेरे, ओ भाई मेरे, डाईग्राम। भैया इसमें क्या डायग्राम बनाऊंगा मैं, ए भैया एच का डायग्राम बनाऊंगा, एच का। ये ले भैया, ये हो गया एच। ठीक है भैया, वी का डायग्राम बनाऊंगा मैं, ये ले भैया वी का। भैया आई का डायग्राम बनाऊंगा भैया, ये ले ना, गलत हो गया सॉरी, आई का डायग्राम तो ऐसा होगा ना, ये ले भैया, अरे ये हो गया आई का डायग्राम है भैया। भैया इस 2 गुने 3 गुने में कैसे डायग्राम बनाऊं यार मैं, क्यों भैया 2 गुने में डायग्राम बनाऊंगा, 2 2 ये ऐसे है भैया। इस 2 गुने 4 गुने में यार क्या डायग्राम बनाऊंगा मैं, क्यों भैया ऐसे कलाकारी दिखाऊं इसमें यार। भाई तुम यार हद करते हो, उसका ध्यान यहाँ नहीं है, उसको लग रहा है ये मुझे तब समझ में आएगा जब मास्टर जी डायग्राम से बनाएंगे। भैया गुने में डायग्राम क्या बनाऊं यार लल्ला में, क्यों भैया गुने में ऐसे कलाकारी करूं, ये हो गया, 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 ये हो गया है भैया, ऐसे डायग्राम बनाऊं। भाई यार क्या बात कर रहा है लल्ला। चलो ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, इसके लिखो अनुप्रयोग, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग। अच्छा एक काम करता हूँ, इसी पे लिखे देता हूँ, इसी में समझ में आ जाएगा। इसकी हेडिंग बनाओ, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ
करंट। देखो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग क्या हैं? चलो देखो क्या क्या अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है आपका विद्युत बल्ब। अब भैया विद्युत बल्ब कैसा होता है? तुम भी उस ही जमाने से हो ना जिसमें बल्ब हुआ करते थे, एक कांच के केस में बंद होते थे ऐसे। पीले कलर का बल्ब है तो सूर्या का है, नीले कलर का बल्ब है तो अजंता का है। आज तो ये विलुप्त हो गए, अब के बच्चे इन्हें नहीं जानेंगे। पूरा 100 वाट का बल्ब भक्का भक जलेगा। तुम्हारे समय में था ये? बिल्कुल होगा। और ज़्यादातर इसकी गूंज टूट जाती थी, 10 रुपये में फिर बदल लाओ। तो ये सस्ता भी आता था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को केवल खाता नहीं है, पी जाता है भाई साहब। भयंकर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, वो मैं बताऊंगा कैसे। सुनो, देखिए ये है आपका बल्ब। अब इसका संबंध यहां कैसे है? देखो बल्ब को हम कौन सी एनर्जी देते हैं? बल्ब को दी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हमने दी उसे विद्युत ऊर्जा। ठीक भैया, मेरी उससे उम्मीदें क्या हैं? मेरी उम्मीदें उससे है कि वो मुझे प्रकाश दे दे, यानी कि लाइट एनर्जी दे दे। लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा मुझे वो दे दे। ये ऐसा करता भी है। अच्छा अभी भी है, भैंसों की तरफ गर्मी करते हैं। पक्का फिर तुम्हारे यहाँ बिजली का बिल नहीं आ रहा होगा, या फिर तुमने इसको जोड़ नहीं रखा है। अगर तुम्हारे घर में अभी भी ये बल्ब लगा है तो फिर पक्का तुम बिजली का बिल नहीं भर रहे, क्योंकि जिस दिन तुम बिजली का बल्ब भरने लग गए ना, इसको बदल दोगे, बिल्कुल चूस जाता है बिजली को, इतना भयंकर कंजम्पशन है। चलिए देखो, अब मेरे उद्देश्य था कि भैया तू विद्युत ऊर्जा मेरे से ले ले और लाइट एनर्जी दे दे। आज के समय में तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसके पहले मेरे पास क्या तरीका था कि मैंने एक ऐसा तार उठाया कि जो गर्म होने पे चमके। ये पुरानी सोच है, आज तो बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई एक ऐसा तार उठाओ जो गर्म होने पे चमके। देखिए आपने जनरली देखा होगा कि गर्म होने पे ऑलमोस्ट हर धातु चमकती है। लोहा भी गर्म करोगे तो वो सामान्य से ज्यादा चमकेगा, लेकिन इसका जो तार होता है ना, ये जो तंतु बना होता है, इसके तार को बोलते हैं तंतु। तंतु क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बारीक होता है और ऐसे ना गोल 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 ऐसे होता है। तो इस आकृति की बारीक गूंज को तंतु ही बोलते हैं। सवाल यहां से भी आएगा, सुनो क्या सवाल आएगा कि बताइए इसके तार को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? इसके तार को तंतु बोला जाता है। ठीक है भाई, आ जाइए, एक सवाल ये बन गया। आगे देखो, अब ये तंतु किसका लेते हैं हम? तंतु लो ऐसी धातु का कि जो गर्म होने पे चमके। अब भैया ऐसी कौन सी धातु मिली मुझे? मुझे मिली ऐसी धातु टंगस्टन। टंगस्टन एकमात्र ऐसी धातु मिली मुझे कि जो गर्म होने पे चमके। अब भैया सुनो, गर्म होने पे चमकेगी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को पहले तो मुझे गर्मी में बदलना है, पहले तो मुझे हीट में बदलना है। तो डेफिनेटली मैंने इसका चुनाव किया। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कैसा होता होगा भाई? ये विद्युत ऊर्जा को गर्मी में बदल ही तब पाएगा जब इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, और गर्मी में बदलकर क्या होगा? ये चमकेगा। तो ये तो क्लियर कह दोगे तुम कि भैया इसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो कैसा रखोगे? उच्च रखोगे, हाई रखोगे? इसका मतलब हाई है, वो वहां मैंने लिख दिया है। अभी बस सुनो, बोलो यस और नो कि ये बात समझ में आ गई कि विद्युत बल्ब का तार किसका बना होता है? टंगस्टन का, तंतु का हो, सॉरी तार नहीं तंतु। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। अब यहां पर देखो, जब ये चमके, गर्म होगा और गर्म होके भकाभक चमकेगा, भकाभक रोशनी देगा। तो मेरे भाई यहां पर ये पहले जो विद्युत ऊर्जा है ऊष्मा में बदली, फिर उससे प्रकाश में बदली। यानी कि तुम ये भी देखते होगे, इसके आसपास खड़े हो जाओ ना, इतनी भयंकर गर्मी देता है भाई साहब। गर्मियों में तो कमरे, सर्दियों में कमरे में लगा लो, गर्मी मिल जाएगी। और अगर ये फ्यूज हो जाए और तुमने इसको हाथ से ऐसे उतार लिया, आहा कांड कर देगा, हाथ को जला देगा। तो ये क्या करता है कि पहले विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलेगा, फिर उसे प्रकाश में बदलेगा। तो ये मेरे लिए एक लॉस है। यहां से मान लो 100 एनर्जी ले रहा है, महाराज 70 को तो यहीं वेस्ट कर दे रहा है ऊष्मा में, और केवल मुझे 30 दे रहा है। देखो बल्ब लगाने का मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य गर्मी नहीं था, मेरा उद्देश्य प्रकाश था। लेकिन ये तो यार 70% को तो गर्मी में ही बर्बाद कर देगा बे।
और भी ज़्यादा को, 80% को, सच कह रहा हूँ। इसलिए इनको आजकल नहीं लगाया जाता है, क्योंकि आजकल एलईडी देखो वो गर्म नहीं होती हैं, वो डायरेक्टली क्या करती हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती हैं। अब तुम्हें पता है तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा, भैया ये कैसे बदलती हैं? आज से पहले नहीं आया होगा दिमाग में, मास्टर ने कह दिया था ये कैसे बदलती हैं। ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बल्ब का टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहीं ठहर जाना। तो ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले तो ये हीट एनर्जी में बदलता था और उसके बाद उसे लाइट एनर्जी में। खैर हमें इससे मतलब नहीं रखना, हमें इससे मतलब रखना है कि इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत उच्च होता है। अच्छा, ये विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव पर ही तो काम कर रहा है। भैया धारा को किस में बदल रहा है? ऊष्मा में, इसलिए उसका एक ये अनुप्रयोग है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए आप, दूसरी चीज ये देखिए कि मुझे बताओ तुम इसके तार से क्या उम्मीद करोगे, कि ये जरा सा गर्म होकर टूट जाए या ज्यादा गर्मी झेल ले? तो मेरे हिसाब से कोई भी ये तो उम्मीद नहीं करेगा कि ये जरा सी गर्मी झेले और टूट जाए। आप उम्मीद करोगे यार जब तू बहुत भी गर्म हो जाए मेरे दोस्त तब भी मत टूटियो। तो टूटने का मतलब क्या है? इसका गलनांक, यानी कि वो तापमान जिस पर ये गल जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं कहता हूं कि भैया सुन, तेरा जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना लल्ला, वो उच्च होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए। और पता कितना होता है इसका? 3422, या किसी किसी बुक में आपको 3480 भी मिलेगा। एक ही बात है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, निश्चिंत रहो। 3400 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ओ भैया 100 पे ना आग भका भक जलती है, हाथ लगा दोगे ना 100 की आग में, पानी जो उबल रहा होता है 100 पे। 3422 तो बहुत है भाई, बहुत झेल लेता है, लेकिन फिर भी टूट जाता है, कई बार गर्म होकर टूटता है। चलो खैर। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताओ कि तुम, एक तो प्रतिरोध हो गया, एक गलनांक हो गया, और किस तार का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यही 3 सवाल हमें पढ़ने हैं। कि पहला सवाल कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें तंतु को क्या बोलते हैं? इसमें जो तार होता है तंतु बोलते हैं। तंतु किसका बना है? टंगस्टन का। रेजिस्टेंस कैसा है? हाई। मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई। ठीक है। उसके अलावा कुछ अलग से सवाल देखो। एक सवाल होगा, हालांकि केमिस्ट्री का है, कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आप कहोगे भैया बल्ब में भरते हैं हम अक्रिय गैस। अब अक्रिय गैस क्यों भरोगे? नॉन रिएक्टिव गैस। देखिए अक्रिय गैस इसलिए भरोगे, अगर तुम कुछ भी ना भरो, ऑक्सीजन दौड़ के पहुंचेगी, और ऑक्सीजन रिएक्शन बहुत जल्दी करती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ऑक्सीजन उससे रिएक्ट करेगी और भटाक से तंतु को तोड़ देगी। तो हम उसको धक्का देके कौन भर देते हैं? एक अक्रिय गैस भर देते हैं। और मोस्टली कौन सी गैस होती है? वो हीलियम। ठीक है, तो हीलियम भरी जाती है ताकि वो तंतु को ना तोड़े। उसके अलावा एक और गैस भरेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरोगे? देखो आपने कभी बल्ब को देखा हो ना, जब वो खराब होता है ना तो धुंधला सा पड़ जाता है, यानी उसके आसपास की हवा भाप बन जाती है। उससे बचाने के लिए हम नाइट्रोजन भरते हैं। लेकिन बल्ब अगर फूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो नाइट्रोजन उसमें से निकल जाती है और वो बल्ब सफ़ेद सफ़ेद पड़ जाता है। आप उतनी गहराई में मत जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि भैया बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? एक तो हीलियम और एक नाइट्रोजन। और हीलियम अक्रिय होती है, नाइट्रोजन नहीं होती है। ठीक भैया। तो यहां पे देखो मैंने विद्युत बल्ब से बनने वाले सारे सवाल लिख दिए कि ये टंगस्टन का तार बना होता है, प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। गलनांक कैसा होता है? 3422, या आप 3480 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी ये 2 सवाल एक्स्ट्रा यहां से नोट कर लेना कि इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। क्लियर है? अब चलते हैं इसके अगले अनुप्रयोग पर। देखो अनुप्रयोग तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने पानी गर्म करने की रॉड बताई, लेकिन वो सब नहीं पूछे जाते। जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं बस मैं आपको। हीटर। अब देखिए हीटर में भी आपने देखा होगा। अच्छा, हीटर में मेरा उद्देश्य क्या है बताओ? ये जो हमारे घरों में हीटर लगाए होते हैं, इनमें मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मेरा उद्देश्य यहां चमक पैदा करना है? अगर देखो चमक पैदा करना होता, यानी रोशनी लेना होता, तो मैं क्या करता? मैं इसमें भी तंतु लगा देता। किसका? टंगस्टन का। लेकिन यहां मुझे चमक नहीं चाहिए, हीटर में तो मुझे गर्मी चाहिए। पता चला यहां फिलामेंट का तंतु लगा दिया, रात को हीटर चला के सोए कमरे में, और इतनी चमक उसने दे दी,
अबे ये मत सोचो जो तुम सोच रहे हो, नहीं, इतनी चमक उसने दे दी कि सो ही नहीं पा रहे। बल्ब तो बड़ी चमक देता है, तो यहां से मुझे चमक नहीं चाहिए, मुझे हीटिंग चाहिए। तो इसमें मैं एक ऐसा तार लगाऊंगा डेफिनेटली। अगर मुझे देखो हीटिंग चाहिए तो ये तो मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, तार किसका लगाऊंगा, तार लगाऊंगा नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम एक ऐसा तार है कि जो टंगस्टन की तरह ही आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में बदल देगा, बट लाइट में नहीं बदलेगा, वो मोस्टली एनर्जी को हीट में ही बदल देगा। ठीक है, अच्छा गलनांक कैसा होना चाहिए, तो आप इससे भी उम्मीद नहीं करोगे कि भैया तो जल्दी पिघल जाइयो। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा रखा जाता है, इसका निम्न रखा जाता है, लो रखा जाता है, सॉरी हाई रखा जाता है। क्या बोल रहा हूं यार मैं, क्या बड़ा पाप कर रहा हूं भैया। इसका गलनांक भी उच्च ही रखा जाता है। तो तीन बातें यहां से पूछी जाएंगी कि बताइए हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। इसका प्रतिरोध कैसा रखा जाता है, खूब उच्च लिखो भैया, मध्यम नहीं उच्च, ये होता है हाई, गलती से लिख गया है ये हाई। और इसका गलनांक लगभग कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत हाई है। ठीक है, एक बात हम सब करेंगे, हाँ जी क्लियर है। अच्छा अगला सवाल देखो, इस सिद्धांत पर आधारित है अगला उपकरण फ्यूज। अब देखो फ्यूज किसी ने ना देखा हो तो कैसा होता है, डिजिटल पढ़ाई का फायदा उठाओ और फ्यूज का चित्र लगाओ। आजा भैया आजा लल्ला, फ्यूज ये रहा। देखो ये सभी ने देखा है, ये कहां लगा होता है, इन्वर्टर में लगा होता है, आपका जो मल्टी एक्सटेंशन बोर्ड होता है उसमें लगा होता है। अब ये वहां क्या काम करता है, सुनिए। हम क्या करेंगे कि इस फ्यूज को, ये क्या होता है, कांच का एक बॉक्स है और उसके अंदर एक तार है। मैं क्या करूंगा, कहां गया भाई ये, इस फ्यूज को क्या करूंगा मैं कि यहां पर हमने एक, जैसे मान लो मेरा इन्वर्टर है तो हम इसको इन्वर्टर में लगा के दे देंगे। क्यों लगा के दे देंगे, देखिए भाई जिस कंपनी ने इन्वर्टर बनाया उसने कहा कि देखो भाई इसको चाहिए चलने के लिए 220 वोल्ट, झमाझम चलने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट। ठीक है, मैंने कहा यार हो सकता है 220 वोल्ट से कम आए, तो उसने कहा नहीं चलेगा ठीक से। मैंने कहा यार हो सकता है ज्यादा आ जाए, उसने कहा सुनो 220 से अगर 240 तक आई तो ये झेल जाएगा और 240 के बाद तो ये खराब हो जाएगा। भाई तुम्हें भी 4 रोटी की तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो मजे मजे में कोई एक आध रोटी और दे जाता है, लेकिन उससे ज्यादा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो अब मैं क्या करता हूं कि इस उपकरण को बजाने के लिए एक फ्यूज लगा देता हूं। और फ्यूज का मतलब है कि एक ऐसा तार मैंने लगा दिया जो टिन और शीशा का कॉम्बिनेशन है, लेड और टिन का कॉम्बिनेशन है। लेड और टिन कहां गया भाई, ये आ जाओ, लेड और टिन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, शीशा और टिन का कॉम्बिनेशन है। अब इस तार की खासियत क्या है, सुनो। मैंने इसको कहा कि देख भाई अगर 220 वोल्ट तक धारा बहे या वोल्टेज बहे तो तू बहने दियो, कुछ मत करियो। और 220 वोल्ट से जैसे ही बढ़े तो तू क्या करियो कि गर्म होना शुरू कर दियो। और जैसे ही, अब देखो जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा गर्मी, तो जैसे ही ये 240 वोल्ट तक पहुंचे तो भैया तू गर्म होके ना पिघल जाइयो। तो जैसे ही मान लो वोल्टेज पहुंचेगा 239, तो ये इतना गर्म हो चुका होगा कि अगले ही 1 वोल्ट पे टक्क से टूट जाएगा। और 240 वोल्ट से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी ये टूट जाएगा, पीछे से आने वाली विद्युत धारा को आगे ही नहीं जाने देगा। भैया खुद का बलिदान दे देगा, उपकरण को बचा लेगा। ये 10 रुपए का बदल जाता है, लेकिन उपकरण जो है बड़े महंगे महंगे होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि फ्यूज का तार किसका बना होता है, लेड और टिन का। दूसरा, इसका प्रतिरोध कैसा रखा जाएगा। देखो भाई जो भी चीज विद्युत धारा को हीट में बदलेगी, रेजिस्टेंस तो उसका हाई ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक अंतर है, तुम इसका गलनांक कैसा चाहोगे, मेल्टिंग पॉइंट कैसा चाहोगे। मेरे भाई तुम यहां इससे ये उम्मीद नहीं करो वोल्टेज आता रहे तू पिघलियो मत, ऐसे थोड़ी कहोगे। इससे 500 वोल्ट आ गया, घर में सारे उपकरण ब्लास्ट हो गए, फ्यूज यहां बना बैठा है, मेरा गलनांक तो उच्च है। तुम कहोगे गलनांक निम्न रखियो भैया ताकि जल्दी पिघल जाए। तो सभी उपकरणों में जो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं, एक खासियत तो तुम्हें रखनी पड़ेगी कि सभी का प्रतिरोध उच्च रखना पड़ेगा,
ठीक है। अच्छा, लेकिन गलनांक की बात करोगे तो देखो, इसका जो गलनांक है वो भी आपको उच्च रखना पड़ेगा, ये बहुत हाई वैल्यू है, इसका भी उच्च रखना पड़ेगा, इसका भी तुम्हें उच्च रखना पड़ेगा, लेकिन इसका देखो निम्न रखना पड़ेगा, इसका तो लो रखना पड़ेगा। देखो ना, ये 1400, 3000, ये कुल 200 से 300, और वो रखना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो भैया जी ये हो गए तीनों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। अब भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में कोई दिक्कत होगी। बाकी कल अभी इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है ओवरलोडिंग और फ्यूज इलेक्ट्रिक शॉकिंग। 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद इसके पूरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई। तो भैया उम्मीद है, आशा है कि मेरी कोशिशों से आपके लिए चीज़ें आसान बन रही होंगी, और हमेशा आप सभी के अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, ये मेरे लिए वाकई में बहुत ही ऊर्जा का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। और मेरी भी कोशिश होती है कि कैसे भी, चाहे हंसी मजाक के तरीके से, प्रैक्टिकली, आसपास के उदाहरणों से आपके लिए चीज़ों को बस इतनी आसान बना दे कि वो साथ के साथ याद भी हो जाएं। लेकिन तुम लोग थोड़ा सा एक बात से मुझे निराश करते हो, और हालांकि देखो मेरा तो उससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुमसे इतना ज़्यादा अटैच हो ही जाता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती हैं। और मतलब मुझे खुशी मिलनी चाहिए सिर्फ इतने से कि भाई मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया, वो हमेशा आता है। लेकिन फिर भी मुझे निराशा होती है कि आप रिवाइज़ नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि उससे मेरा वैसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कभी देखा होगा कि मैं बिल्कुल व्यक्तिगत उस बात को समझ लेता हूँ, जैसे मेरे ही घर से कुछ जा रहा हो, मेरा ही नुकसान हो रहा हो। और देखा जाए तो जा ही रहा है यार, नुकसान ही हो रहा है। तुम सब अपने घर से ही हो, सभी अपने भाई बहन हो, और मेरे हिसाब से सभी छोटे भाई बहन होंगे। तो सबके लिए एक उम्मीदें यही होती हैं कि मेरे भाई आप जो है बड़े अच्छे से चीज़ों को समझें, पढ़ें, करें। क्योंकि जब एक बच्चा साल 2 साल बाद 3 साल बाद बस ये कह रहा होता है कि भैया मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर मैं पूछता हूँ भाई रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो कमी होती हैं। देखो, मैंने आपको कई बार समझाया है कि सिलेक्शन आपका यहाँ है। अब आप देख लो आपका स्तर कहाँ है। यहाँ का मतलब सिलेक्शन आपसे 10 चीज़ें मांगेगा। वो ये भी मांगेगा कि आपको हिस्ट्री भी याद होनी चाहिए, पॉलिटी भी याद होनी चाहिए, और साइंस भी याद होनी चाहिए। यानी मतलब आत्मा समझो तुम क्या है। तो आत्मा हर काम की ये है, मतलब मेन पॉइंट क्या है कि जो भी पेपर में आए वो आपको याद होना चाहिए, है ना। अब याद होने के लिए वो कंटेंट आपको मिलना चाहिए, भाई उसे ही तो याद करोगे। पता चला कुछ और कंटेंट दे दिया जो एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से RWA पर तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इसीलिए आपने बैच लिया है, क्योंकि अगर आप कंटेंट को देखें तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। आप मार्केट से कहीं कंटेंट उठाओगे तो कभी भी उस एग्ज़ाम तक पहुंच ही नहीं पाओगे जिस तक आप जाना चाह रहे हो। तो यहाँ हम इतनी हेल्प कर रहे हैं आपको कि कंटेंट को समझा दे रहे हैं, आपको अच्छे से करवा दे रहे हैं। लेकिन जो इस काम की आत्मा है ना, वो आपके हाथ में है। और वो क्या है, चीज़ों को ना बस रिवाइज करना, याद रखना। आप बस याद नहीं कर पा रहे हो, ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूँ, RWA अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन केवल हमारे करने से अगर आप नहीं कर रहे हो जो करना चाहिए, और वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकते। मैं आपको भाई कोई गोली दवाई चूरन घुट्टी नहीं दे सकता कि आपको याद हो जाए, वो तो आप ही को करना पड़ेगा ना। मैं नहीं कर सकता उस काम को। अगर वो मेरे हाथ में होता तो देखो ना, जो मेरे हाथ में है मैंने उसको कितना हलवा बना के रख दिया आपके लिए, तो मैं ज़रूर कर देता। लेकिन समझिए वो किसी के हाथ में नहीं है। और आज अगर 50% 60% बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो वो इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने से मेहनत नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ रिवीजन की मेहनत है। चलिए, मैं आपको महत्व इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन से पहले मैं बहुत बार रिजेक्ट हुआ, परेशान हुआ, निराश हुआ, और तब जाकर मैंने बिल्कुल गुण सूत्र पाए कि भाई कौन सी चीज़ों की वजह से सिलेक्शन रुकता है, और वो एक एक चीज़ मैं आपको इनपुट में देता रहता हूँ। बाकी मेरे दोस्त, मेरे भैया बहनों, आपकी मर्जी है, उनको आप कितना फॉलो करते हो, कितना मानते हो। बाकी आप फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।